अभी जो है इसके पहले हमने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या स्थिति थी ब्रिटेन की वो देखा था हमने। अभी जो हाल फिलहाल में रिसेंट ट्रेंड क्या है फॉरेन पॉलिसी का ये देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंस 1990s 1990 के बाद से जो है फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ यूके गवर्नमेंट हैव इंक्लूडेड मिलिट्री इंटरवेंशन इन कॉन्फ्लिक्ट्स and for peacekeeping humanitarian assistance program and increased aid spending, support for establishment of the International Criminal Court, debt relief for developing countries and promotion of free trade. तो 1990 के बाद से जो है ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी इस तरह से रही है जिसमें शामिल है अगर कहीं पे जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो वहाँ पे जो है मिलिट्री के माध्यम से जो है यूनाइटेड नेशंस के मोस्टली जो है यूनाइटेड नेशंस के छतरी के तले जो है वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन मतलब मिलिट्री के द्वारा वहाँ पे पहुँचना और वहाँ पे जो है डील करने की सिचुएशन को कोशिश करना, और पीस कीपिंग के लिए भी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम्स जो डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे लोगों को सहायता पहुँचाना तरह तरह के प्रोग्राम के माध्यम से, और जो है एड देना, सहायता देना, फाइनेंशियल एड वगैरह जो हमने पढ़ा था अभी तक। सपोर्ट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो वो एक जनरल है और एक सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात चल रही थी। तो उसमें भी जो है ब्रिटेन का काफ़ी जो है अहम जो रोल है कि अगर ऐसी स्थापना हो जाए तो अच्छा रहेगा। डेब्ट रिलीफ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज ने जो कर्ज लिया है उसको सस्ते जो है कम ब्याज दर पे देना कर्ज, और प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड का को बढ़ावा देना। तो ये सब जो है फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है 1990 के बाद से ब्रिटेन का। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिश अप्रोच वाज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रेड द राइट नॉर्म्स एंड सस्टेन नाटो। ठीक है, तो इसको समरी इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्प्रेड द राइट नॉर्म्स में मान सकते हैं कि जो वैल्यूज जो है जिस तरह से डेमोक्रेसी है या ये सब जो अच्छी चीज़ें हैं इस तरह का जो है बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना, तो यही लिखा हुआ है स्प्रेड द राइट नॉर्म्स एंड सस्टेन नाटो। अब जानते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जो है उसमें ब्रिटेन है, अमेरिका, ये सब जो है, तो उसको बनाए रखना ये भी ब्रिटेन के फॉरेन पॉलिसी का एक लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इन 21st सेंचुरी, तो अभी जो हम लोग 21st सेंचुरी में है 2000 के बाद, तो 2000 के बाद कैसा रहा है फॉरेन पॉलिसी। तो आप जानते हैं कि ब्रेक्जिट जो है एक घटना हुई थी, मैं चाहूँगी कि ब्रेक्जिट के बारे में आप पढ़ें। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन से भी निकल गया है ब्रिटेन। तो इसके बाद जो है 21st सेंचुरी में ये रहा है कि क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन 2016 एम्स एट लुकिंग बियॉन्ड ईयू। ठीक है, तो ब्रेक्जिट के बाद जो है ये जो ब्रिटेन ने डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसका जो अब लक्ष्य ऐसा बना दिया है कि 2016 में ये बनाया गया, और उसका उद्देश्य ये रखा गया कि अभी तक यूरोपियन यूनियन कंट्री से जो होता था व्यापार, अब उससे चूंकि बाहर निकल गए हैं, तो हमें जो ट्रेड के लिए, कॉपरेशन के लिए उससे बाहर भी देखना पड़ेगा, यूरोप से बाहर देखना पड़ेगा। तो ये अब इस कोशिश में ये लगे हुए हैं, ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी उस डायरेक्शन में अभी है। इसके आगे लिखा है मैंने, इंडीड ब्रिटेन विल बिगिन द नेक्स्ट डिकेड नेगोशिएटिंग एन EU trade agreements and will likely spend much of the 2020s doing the same with the US, Canada, Australia and Japan before moving on to the other nations। ये जो है ग्लोबल ब्रिटेन की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश है। तो इसका मतलब ये है कि 2000 अभी हम लोग जो है 2020 में चल रहे हैं, तो इस वाले डिकेड में इस दशक में जो है ब्रिटेन की ये कोशिश रहेगी कि
जो नेगोशिएट करना है, जब यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है तो जाहिर सी बात है कि उसको अलग से भी ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, और उसके बाद जो है उसके बियॉन्ड भी जो है, उससे आगे भी जो है ट्रेड का जो पार्टनरशिप की कोशिश करेगा ब्रिटेन। तो उसमें जो प्रमुख हैं यूएस, कनाडा, इन सब के साथ उसका ऑलरेडी ट्रेड बहुत जो है हाई है, तो उसको बनाए रखने, उसको और बढ़ावा देने की कोशिश रहेगी इन सब कंट्रीज के साथ साथ, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इसके बाद जो है और भी कंट्रीज के साथ और मजबूत रिश्ता करने की कोशिश करेगा। तो ये एक ब्रिटेन को ग्लोबल ब्रिटेन के तौर पे स्थापित करने और ये कोशिश जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर देखने का ये मामला है। अब हम लोग के सिलेबस में एक है कि ब्रिटेन का जो है अमेरिका के साथ स्पेशल रिलेशन है, जैसे हमने जापान का अमेरिका के साथ स्पेशल रिलेशन देखा था, तो इस तरह से यहाँ भी है। हम जानते हैं ब्रिटेन का अमेरिका के साथ स्पेशल रिलेशन है, एक नॉर्मल रिलेशन जो कंट्रीज के बीच में होती है उससे ऊपर है। तो इसका क्या कारण है? तो आप जानते हैं कि अमेरिका जो है 1776 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन से। जैसे इंडिया ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, उसी तरह से अमेरिका ब्रिटेन का एक कॉलोनी था 1776 के पहले तक। ठीक है, तो 1776 में आज़ादी मिली, और उसके बाद जो है उसके बाद भी इन लोग का रिलेशन बहुत अच्छा रहा। और इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है शेयर्ड हिस्ट्री एंड वैल्यूज़। तो जो ब्रिटेन और अमेरिका का जो हिस्ट्री और वैल्यूज, ये लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, मतलब इन लोग के बीच बहुत कुछ कॉमन है, ट्रेडिशंस है, हिस्ट्री है, वैल्यूज है। जैसे दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है, और हिस्ट्री जो है, जो इंग्लिश ये लोग बोलते हैं, और कल्चर, बहुत कुछ समानता है। तो ब्रिटेन जो है अमेरिका के काफ़ी करीब पाता है। हालांकि जब आप मैप देखें तो यहाँ मैप अगर आप देखें तो ये है ब्रिटेन और ये है अमेरिका। तो ब्रिटेन जो है और ये है यूरोप। तो ये जो समुद्र की दूरी देखिए और इधर देखिए, तो ये फिर भी यूरोप के पास है, लेकिन कुछ ऐसा है कि ये ब्रिटेन जो है अपने आप को यूएस से ज़्यादा क्लोज पाता है कल्चरली या कुछ भी। ये एक्चुअली अब जाके एक टनल बना है कुछ टाइम पहले, तो यूरोप से ये कनेक्ट आया है, नहीं तो ये थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड ही था, भले ही यूरोप के पास होते हुए। तो ये हम लोग देखेंगे कि ब्रेक्जिट में इसका बहुत इंपॉर्टेंस था इस बात का कि इधर से ज़्यादा क्लोज पाता है मेंटली, ब्रिटेन जो है अपने आप को क्लोज पाता है बजाय कि यूरोप के। ठीक है, तो हम लोग वो देखते हैं कैसे। तो शेयर्ड हिस्ट्री एंड वैल्यूज, इवन जो अमेरिका के लीडर्स हैं उसमें जाहिर सी बात है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो वहाँ पे ब्रिटेन के लोग फिर भी कुछ रह गए या उस तरह से रिश्ते बने दोनों कंट्रीज के बीच में। तो जो राष्ट्रपति भी हुए हैं अमेरिका के ऐसे जिनका फैमिली रिलेशनशिप था ब्रिटेन के लोगों से, जैसे उनकी मदर थी वहाँ से या फादर, इस तरह से करके तो एक बॉन्ड तो बन ही जाता है ना कि इतना क्लोज रिलेशनशिप हो। तो एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट मैंने बता ही दिया कि यूएस जो है वो आज़ाद हुआ ब्रिटेन से 1776 में। तो यूएस और ब्रिटेन जो है एक दूसरे के लिए अनजाने नहीं हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पहले से जो है चीज़ें कनेक्टेड हैं। तीसरा पॉइंट है मेड वे फॉर यूएस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अब मैंने बताया था कि ब्रिटेन कमज़ोर होता जा रहा था और वो अपने आप को रिट्रीट कर रहा था, यह हमने अभी तक पढ़ा था। तो वो वापसी कर रहा था, लेकिन साथ साथ अमेरिका मजबूत होता जा रहा था और अमेरिका से दोस्ती थी, स्पेशल रिलेशनशिप था। तो इतना भरोसा था कि जहाँ जहाँ से वो वापस हो रहे थे स्ट्रेटेजिक जगह से, वहाँ वहाँ अमेरिका को ये लोग रखते जा रहे थे ब्रिटेन वाले। तो मेड वे फॉर यूएस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें लास्ट पॉइंट है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ठीक है, मैंने अब बताया कि अमेरिका से, कनाडा से बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन लोग का होता है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी कॉपरेशन इतना ज़्यादा है कि इन लोग का आपसी व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने ग्रुप में जो है नोट्स डाले हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये मैंने मेजर पॉइंट्स डाल लिए हैं, आप जो पॉइंट्स हैं बाकी जो डिटेल्स में वो उसमें पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सिलेबस में है हमारा कि यूके का जो है क्या रोल है यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के कंट्रीज हैं उनका एक समूह है, ठीक है, समूह है कि जो है साथ रहने से एकता बढ़ती है, तो एक समूह बनाया गया। और यूरोप के जो कंट्रीज जनरली हैं वो छोटे छोटे हैं और वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है और छोटे साइज है, तो वो एक साथ इकट्ठा रहेंगे तो मजबूती रहेंगी और बाकी दूसरे जो है कॉन्टिनेंट या कंट्रीज से नेगोशिएट करने में आसानी रहेगी, बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ जाएगा। तो ये एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये क्या चीज़ है देखते हैं, यूके का रोल इन ईयू। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, 3 डिस्टिंक्ट सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यूएस, कॉमनवेल्थ और यूरोप। तो ब्रिटेन के सामने 3 जो है बहुत अहम, जो क्या कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए हो गया, इकोनॉमिकली हो गया या पॉलिटिकली हो गया, 3 बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्षेत्र थे। 3 वर्गों में बांट रखा था ब्रिटेन ने और उसी के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी चल रही थी। तो एक तो अमेरिका सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, यूएस, ठीक है, तो एक सर्किल ये हो गया इन्फ्लुएंस का। दूसरा हो गया कॉमनवेल्थ। मैंने बताया था कि ब्रिटेन से जो जितने भी कंट्रीज आज़ाद हुए थे वो कॉमनवेल्थ उन्होंने बना लिया था। तो वो सारे कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा बनाए रखना, ये भी ब्रिटेन का जो फॉरेन पॉलिसी का एक लक्ष्य था। और इसके बाद इम्पोर्टेंस जो है ब्रिटेन के लिए था यूरोप के लिए। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी। तो ये 3 सर्किल थे इन्फ्लुएंस के। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप उसके प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ऊपर आता था, क्योंकि जो आप देखेंगे जो इतिहास रहा है यूरोप का, आपस में कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा रहा है। जाहिर सी बात है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं आप उससे ज़्यादा उलझना और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कारण रहा हो या जो भी हो, तो आप ये प्रायोरिटी का क्रम देख सकते हैं कि यूएस, कॉमनवेल्थ और यूरोप, ये 3 सर्कल्स जो इन्फ्लुएंस के थे इम्पोर्टेंस के ब्रिटेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूके's डिसीजन टू ज्वाइन ईयू वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। जब यूरोपियन यूनियन जो बना वो एक दिन में नहीं बना, पहले उसका नाम कुछ और था, फिर कॉमन मार्केट था, फिर ईईसी करके हुआ, फिर करते करते लास्ट में यूरोपियन यूनियन उसका नाम रखा गया। तो जो भी नाम था, लेकिन यूके का डिसीजन, जो ब्रिटेन का डिसीजन जो है बहुत लेट उसने लिया ज्वाइन करने का। ऐसा क्यों? यूरोप के इतने पास होने, बल्कि यूरोप में होने के बावजूद भी क्यों ब्रिटेन ने इतना लेट ज्वाइन किया? तो इसके कुछ मेन कारण मैंने लिखे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग 1950s, particularly after the Suez Canal crisis, its position not that big internationally, ठीक है। तो 1950 के दशक के दौरान, और खासकर एक घटना हुई थी इस दौरान, सुएज कनाल क्राइसिस, इसके पहले हमने पढ़ा था 1956 में जो हुई थी, उसने ये पूरी तरीके से दिखला दिया कि ब्रिटेन उतना मजबूत नहीं रहा, ठीक है। और ब्रिटेन ने कई सारे कंट्रीज को आज़ादी दे दी, इंडिया और ये सब सारे हैं, आज़ादी दे दी, लेकिन ब्रिटेन ऐसा सोचता था कि मैं यूरोप से रिश्ता रखने के बजाय मैं पूरा एक इंटरनेशनल रोल प्ले करूंगा और अभी भी मैं बिग प्लेयर हूँ। लेकिन ब्रिटेन जो है, सच्चाई उसको स्वीकारने में समय लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसका पोजीशन वीक हो चुका है, इवन इंटरनेशनली उसका रोल उतना अहम नहीं रहा। तो 1950 के दौरान और खासकर सुएज कनाल क्राइसिस की घटना ने सबको समझा दिया, इवन ब्रिटेन को भी समझ में आ गया कि हम उतने मजबूत पोजीशन में नहीं रहे इंटरनेशनली, तो हमें अपने आसपास कॉपरेशन बना के रखना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन हो गया तो उससे जुड़ना पड़ेगा। तो ये एक घटना थी। दूसरी बात थी कि जो ब्रिटेन का ट्रेड था, बिजनेस व्यापार जो था कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ, वो घटता जा रहा था। जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज थे वो आसपास में जो है व्यापार करना जो है, उससे क्या है कि अगर ब्रिटेन से नाव अगर चला सामान लेके, या फिर यहाँ से कॉमनवेल्थ से चला ब्रिटेन के लिए, तो वो दूरी इतना ज़्यादा थी कि वो प्राइस बढ़ जाता था, ठीक है। तो उससे बढ़िया था कि जो जहाँ कंट्री है अपने आसपास से व्यापार करे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट है उससे कट होने पे प्राइसेस पे भी फर्क पड़ता है।
तो कॉमनवेल्थ के साथ फिर ब्रिटेन का ट्रेड वो कम हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। और इसके अनुपात में जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, यूरोप में खासकर जो वेस्टर्न हिस्सा है जो ब्रिटेन के पास में है, उनसे व्यापार बढ़ता जा रहा था। तो ये प्रमुख ये सब चीजें थी जो कि ब्रिटेन को ये डिसीजन लेने के में काफी सहायक रहा कि हमें यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है that growth rates of the EEC member states considerably accelerated after joining it. एक और बात ये थी कि जो EEC जो EU का पहला नाम था, पहले जो उसका नाम था, यानी कि इकोनॉमिकल यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है। तो EEC के जो मेंबर स्टेट से लगभग 6 थे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो उनका जो है ये ज्वाइन करने के बाद उनका जो ग्रोथ रेट है वो काफी बढ़ने लगा था, ठीक है। तो ब्रिटेन में ये चीज गिर रहा था, तो उसने सोचा कि हम भी इस बात का फायदा उठाएं। तो वही मैंने उसमें नीचे लिखा है, यूकेज लोअर ग्रोथ रेट 50 और 60 के दशक में उसका जो है ये सब कंट्री जो EEC के मेंबर कंट्रीज थे उसके कंपैरिजन में वो गिरता जा रहा था। और दूसरा मैंने आगे लिखा है डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल पोजीशन, तो इंटरनेशनली भी इसका पोजीशन गिर रहा था, ये मैंने पहले पॉइंट में बताया। और डेंजर टू इट्स ट्रेड ड्यू टू EEC कस्टम यूनियन कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। अब चूंकि EEC में ब्रिटेन था नहीं, तो जो दूसरे कंट्रीज के लिए जो कस्टम यूनियन इन्होंने बना रखा था, टैरिफ जो टैक्स होता है जो ब्रिटेन से सामान आएगा या इन सारे कंट्री से ब्रिटेन को जाएगा, तो जो ब्रिटेन के सामान आएंगे इन कंट्रीज पे उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसको कम करवाने के लिए अगर वो मेंबर बन जाएगा ब्रिटेन, तो जाहिर सी बात है कि वो EEC का मेंबर हो जाएगा, तो वो एक्सटर्नल नहीं रह जाएगा और टैरिफ जो है कम टैक्स लगेगा। तो ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकली टू इट कंसेप्ट टू प्ले अ मोर यूजफुल रोल एज पार्ट ऑफ द EU। तो इकलौता जो ब्रिटेन है वो सोच रहा था कि इंटरनेशनली मैं अभी भी बड़ा हूँ और मैं बड़ा ही रोल प्ले करूँगा, लेकिन सच्चाई ऐसी रही नहीं, उसका उतना इम्पोर्टेंस रहा नहीं। तो अब ब्रिटेन ये सोचने पे मजबूर हो गया कि चलो मैं यूरोपियन यूनियन से जुड़ जाता हूँ, तो हम लोग का जो समूह में जो है एकता होती है और उससे जो है मेरा इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, ऐसे तो इम्पोर्टेंस कम हो रहा है। तो ये भी एक कारण था जुड़ने का। तो और ये सब मेजर कारण थे जुड़ने के। तो ब्रिटेन ने अप्लाई कर दिया फाइनली मेंबर बनने के लिए, लेकिन लेकिन उसको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, कई साल, 10 साल से ऊपर इंतज़ार करना पड़ा। जो खासकर यूरोप के जो नेता लोग थे जो पहले से फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो शक की दृष्टि से देखते थे ब्रिटेन को कि इसने तो इतना टाइम लगा दिया अप्लाई करने में, और इसका अमेरिका के साथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो कहीं ब्रिटेन के माध्यम से अमेरिका जो है हमारे इंटरफेरेंस ना करे हमारे चीज़ों में, ठीक है। तो क्योंकि जो है अमेरिका इतना मजबूत था कि अगर वो इंटरफेयर करेगा तो ये लोग दब जाएंगे, तो वो लोग नहीं चाहते थे अमेरिका का इंटरवेंशन। तो इस कारण से जो है ब्रिटेन पे पूरे तरीके से भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। तो इवन अप्लाई करने के बाद भी उसे बहुत साल वेट करना पड़ा, 10 साल से ऊपर। और मेरे ख्याल से फ्रांस के एक राष्ट्रपति थे, वो तो बिल्कुल ही अमेरिका विरोधी थे, और जब तक वो जीवित रहे नहीं मिला ब्रिटेन को मेंबरशिप। उनके मरने के बाद ही जो है 1973 में ब्रिटेन को एंट्री मिली। वो जब तक थे वीटो लगा देते थे और एंट्री नहीं होने दे रहे थे ब्रिटेन की। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया यूरोपियन यूनियन का, जो शुरू में नाम था, तो उसके बनने के लगभग 20 साल बाद जो है ब्रिटेन ज्वाइन कर पाया। उस समय जब ज्वाइन किया तो इसका नाम था यूरोपियन यूनियन का कॉमन मार्केट, ठीक है। तो 1973 में ज्वाइन किया, और जिसका नाम अब जो है यूरोपियन यूनियन है। लेकिन इसने ब्रिटेन ने जो है वो ऐसा डिसीजन लिया कि हर चीज़ हम जो है मिलाएंगे नहीं। जैसे कॉमन करेंसी भी चल रही थी, जिसको आप लोग जानते हैं यूरो बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कॉमन करेंसी को धारण करते हैं, लेकिन ब्रिटेन ने अपना अलग रखा, ठीक है। वो पाउंड जो है वो वही करेंसी अपना यूज करता रहा। और इसका एक फायदा जो है काफ़ी बाद
2011 में देखने को मिला, जब यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा था, तो उससे बचने में ब्रिटेन सफल रहा। अब इसी में कंटिन्यूटी में ही मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, बट विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स ज्वाइनिंग, ब्रिटेन के 1 साल के ज्वाइन करने के अंदर ही ऐसा हुआ कि यूरोपियन यूनियन का, ये कोइंसिडेंस ही आप कह सकते हैं कि बाई चांस ऐसा हुआ, ब्रिटेन के ज्वाइन करने के कारण ही ऐसा हुआ, ये नहीं कह सकते हैं। वो ऐसी पूरी इंटरनेशनल स्थिति विश्व के लेवल पे ऐसी बनी कि रिसेशन आ गया। तो यूरोपियन यूनियंस इंडस्ट्रियल कंट्रीज सॉ इकोनॉमिकली मोस्ट अनफेवरेबल फेज। अभी तक जो फायदा मिल रहा था, प्लस ही प्लस पॉइंट्स थे यूरोपियन यूनियन के, अब इनको जो है वो रिसेशन, इंडस्ट्रियल कंट्री जो है प्रोडक्शन कम हो गया और ये सारी चीजें रिसेशन को फेस करना पड़ा। और इसका एक मेन कारण था जो ऑयल प्राइसेस थे, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ऑयल वो लोग मंगाते थे, क्योंकि यूरोप में तो रिसोर्सेज की बहुत कमी है, ये सब तो मिडिल ईस्ट वगैरह से ही जनरली आता है। तो वहाँ पे जो है एक क्राइसिस हो गया था मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट ऑफ वार बोलते हैं, 1973 में, 1973 में। तो वहाँ से जो है ऑयल सप्लाई जो है कम हो गई और तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो इंडस्ट्री चलाना जो है बहुत मुश्किल हो गया और इस तरह से रिसेशन को देखना पड़ा यूरोपियन यूनियन को। तो ब्रिटेन को फिर झटका लगा कि लो भैया, मैंने इतना सोच के अब ज्वाइन किया और ये क्या हो गया। तो उसने तो क्विक बेनिफिट के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन ऐसा हो गया बाय चांस। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फॉर यूके vis-a-vis the established common policies of the EEC made bad situation worse for it. अब जब चूंकि सामूहिक रूप से कोई समस्या आ गई है, तो सामूहिक रूप से डिसीजन लेना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा पॉलिसी को। जो थोड़े से अच्छे पोजीशन में है उसको जो है दूसरे कंट्रीज को हेल्प करना पड़ेगा, जो थोड़े नीचे में है यूरोपियन यूनियन में। तो इस तरह से जो पॉलिसी एडजस्टमेंट है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं, ये सब करने में क्या हुआ कि ब्रिटेन को घाटा ही हुआ। ठीक है, तो ऑलरेडी उसके यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी उस समय, और जो इन्फ्लेशन था बहुत ज़्यादा था। तो ये एडजस्टमेंट जो करने के चक्कर में जो है ब्रिटेन पे इसका और बुरा असर पड़ा, मतलब बुरा से और बुरा हो गया स्थिति। खासकर एक कैप है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक पॉलिसी है, ये इसको आप लोग गूगल कीजिएगा क्या होता है। तो इसमें ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटेन जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं है, उसकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं है। लेकिन इस एडजस्टमेंट के चक्कर में, क्योंकि सामूहिक रूप से अगर निर्णय कोई लेता है तो उससे मेंबर कंट्री को मानना पड़ेगा, तो इससे स्थिति और भी बुरी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर दिस रिसेशन फेज वाज ओवर, Britain had UK had good trade with the other members and also ODI came to it from them. ठीक है, तो ये जो रिसेशन फेज कुछ टाइम चला और फिर उसके बाद खत्म हुआ। जब खत्म हुआ तो फिर से जो है जो दूसरे मेंबर कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन के, उसके साथ जो है इसका ट्रेड बढ़िया चल निकल पड़ा। और जो ODI है, यानी कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी उसको जो है जो हम FDI समझते हैं, आप हमारे यहाँ समझ लीजिए, तो इन्वेस्टमेंट भी उन कंट्री से इसको आने लगा। तो चलो लगा कि हाँ ठीक है, मतलब अब ठीक है सब कुछ। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है, क्लोजनेस टू US लेड UK टू टेक मेनी डिसीजन विच वेयर अगेंस्ट इथोस ऑफ EU। तो इसका ये मतलब है कि जो ब्रिटेन का जो अमेरिका से लगाव था या निकटता, स्पेशल रिलेशनशिप था, उसके चलते इसको कई ऐसे डिसीजन लेने पड़े ब्रिटेन को, जो कि यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज थे सहमत नहीं थे। जो उनका चार्टर था, जैसे UN का चार्टर होता है उसी तरह से EU का भी रूल्स है, चार्टर है, तो वो उससे जो है सहमत नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन ने अमेरिका के लिए ये रिस्क लिया। और जैसे फॉर एग्जांपल इराक क्राइसिस, आपको याद होगा 2003 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, इस तरह से करके कि इराक में जो है
सद्दाम हुसैन ने जो है बहुत जो है विध्वंसक जो है हथियार इकट्ठा कर लिए हैं, तो उनको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड पीस को खतरा है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने बहाना एक तरीके से करके और वहाँ पे इंटरफेयर किया, अमेरिका ने इंटरफेयर किया और ब्रिटेन उसके साथ था बिल्कुल मजबूती से। टोनी ब्लेयर गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये किया। बाद में अभी हाल फिलहाल कुछ साल पहले की बात है कि एक रिपोर्ट आई है जांच की, जिसने बिल्कुल साफ कर दिया कि इन लोगों को पता था, ब्रिटेन को और अमेरिका के, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सिर्फ तेल के लिए और ये सब चीज़ के लिए जो है ये लोग उस बहाने से वहाँ गए और ऐसा किया उन्होंने। तो उसके बाद से टोनी ब्लेयर और इन सब का जो है बहुत ही मतलब बहुत ही क्रिटिसिज्म इन लोग को झेलना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है, इसीलिए ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, ये नेचुरल जो है इन लोगों का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी फेल्ट इन यूके दैट नाफ्टा इज मोर फेवरेबल वायबल देन ईयू। ठीक है, तो ये एक नाफ्टा है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, ये सब कंट्रीज हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका आप देख सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये साउथ अमेरिका है। तो नाफ्टा के साथ कई लोगों का ये मानना था ब्रिटेन में कि नाफ्टा के साथ जुड़ने से ज़्यादा फायदा है ब्रिटेन को बजाय कि यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, इसका कारण ये भी था कि अमेरिका और कनाडा के साथ मैंने बताया कि इनका ट्रेड वॉल्यूम जो है बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इन लोगों के बीच में, इन कंट्रीज के बीच में व्यापार होता है। और आप जानते हैं कि कल्चरली, एथनिसिटी, हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशंस, ये सब कुछ काफ़ी कॉमन है ब्रिटेन का नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से बजाय कि यूरोपियन यूनियन के दूसरे कंट्रीज से। और ये सब फाइनली बात विचार होते 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 2016 में ब्रिटेन ने ईयू से बाहर निकलने का डिसीजन लिया, जिसको ब्रेग्जिट बोलते हैं, बहुत फेमस वर्ड है, ये आप लोग पढ़िएगा। और 2016 में वोट किया और 2020 में, यानी कि इसी साल, उसने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया फाइनली। मतलब इतना रिलुक्टेंटली एक तो जुड़ा, हाँ, सोच समझ के इतना वो करके हिचक के, और उसके बाद जो है फाइनली ये सब घटनाएं हुई और ब्रिटेन को लगा कि नहीं, यूरोपियन यूनियन में रहने से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उससे वो फाइनली निकल गया। इंडो ब्रिटिश रिलेशन, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। इस पे जो है मैंने स्पेशली नोट्स जो ग्रुप में डाला है वो डिटेल्स में है अच्छे से, तो आप इसलिए खुद से पढ़िए। और ब्रिटेन के बारे में आप लोग जानते हैं, एक तरीके से वो हमारे लिए अनजान कंट्री नहीं है, क्योंकि हम लोग उसकी कॉलोनी थे। तो इसमें जनरली हम लोग का रिलेशन अच्छा ही रहा है, थोड़ा सा एक आध चीज़ों को लेके, खासकर 1965 में जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो वो मुझे एक घटना याद आ रही है कि उस समय जो है ब्रिटेन शुरू में न्यूट्रल था और बाद में जो उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो इंडिया को थोड़ा सा बुरा मतलब लगना ही था। और इस तरह की है, तो थोड़े से उतार चढ़ाव रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत कभी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन नहीं रहा है। आज़ादी भी जो हमें मिली, तो जो एमिकेबल रिलेशन उसी में रह के मिला, ऐसा नहीं है कि जो है टर्म्स बहुत ख़राब होके और तब जाके ब्रिटेन से हमें आज़ादी मिली। तो ब्रिटेन से ठीक ठाक ही रिश्ते थे, खासकर नेहरू के तो बहुत क्लोज रिश्ता था माउंटबेटन से। तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन मैंने वो नोट्स दिया है, उसमें बहुत अच्छा है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। हमारा ख़त्म होता है ये लास्ट टॉपिक। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।